हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रगवे एजुकेशन एंड आज हम बात करेंगे नीट के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस चैप्टर में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक्स ऑफ मेंडलिज्म। मतलब सिर्फ आज हम इंट्रोडक्टरी चैप्टर लेसन टाइप का है ये, इसको आप देखिए। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर वन कि मेंडल वाज बोर्न इन मेंडल कब बोर्न हुए थे। ठीक है। ऑप्शंस आर 17th सेंचुरी, ऑप्शन टू 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड 8th सेंचुरी। मेंडल का जन्म जो हुआ था, मेंडल पैदा हुए थे आपके 1822 में। ठीक है। ये सेंचुरी कहलाएगी 19th सेंचुरी। ओके। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल वाज नेटिव ऑफ, कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के, स्वीडन के, इंडिया के, ऑस्ट्रिया के। मेंडल 1822 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे थे, है ना, ऑस्ट्रिया में जन्मे थे। मेंडल प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फॉर हेरिडिटरी यूनिट्स। मेंडल ने कौन सा टर्म हेरिडिटरी यूनिट्स के लिए प्रपोज करा था? ऑप्शंस हैं आपके पास, डिटरमाइनर फैक्टर, जेनेटिक्स, पार्टिकल, जीनोम और नन ऑफ दीज। देखिए, मेंडल ने जब अपना पाइथन सटाइवम पे काम करा तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रही हैं। उन्होंने उनको नाम दिया बच्चे फैक्टर्स। उन्होंने बोला कि ये फैक्टर्स हैं। और इसके बाद उन्होंने क्रॉस कराया, जिस क्रॉस को उन्होंने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने में उन्होंने फैक्टर्स के बारे में अच्छे से बताया कि उन्होंने कहा कि character are controlled by discrete unit known as factor and factor occurs in pair। दो ही बातें कही। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि in a dissimilar pair of factor the factor which is expressed is dominant and which is not expressed is recessive। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने फैक्टर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करा। ओके। हालांकि जीन जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय जोहानसन इन 1909, आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर। इन जेनेटिक्स द यूज ऑफ चेकर बोर्ड वॉज डन बाय। जेनेटिक्स में चेकर बोर्ड का इस्तेमाल किसने करा था? मेंडल ने, पन्नट ने, कॉरन्स ने, डार्विन ने। आप लोगों को लग रहा होगा कितने आसान क्वेश्चन है। नीट में इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने का मकसद क्या है कि आपका 0 से लेकर 100 तक तैयार हो जाए। हम सिर्फ 100 को नहीं चूज करेंगे, हम 0 से लेकर 100 तक सब क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर में आप देखें तो 7 करेक्टर पूछ लिए मेंडल के। किसको उम्मीद थी कि इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है? तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है और स्लिप ऑफ माइंड कोई भी हो सकता है। तो डिस्कस करना या उन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना जरूरी होता है। वापस से इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जेनेटिक द यूज ऑफ चेकर बोर्ड वॉज डन बाय। जो चेकर बोर्ड का इस्तेमाल करा था वो किसने करा था? वो करा था आपके पुनेट ने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? पुनेट स्क्वायर। ओके। Next question. In 1900 CE, three biologists independently discovered Mendel's principle. They are 1900 में, यानी कि मेंडल के डेथ के 16 साल बाद मेंडल का वर्क रिडिस्कवर हुआ, तब जाके मेंडल को सम्मानित करा गया। उससे पहले मेंडल वर नॉट गिवन एनी क्रेडिट फॉर हिज वर्क। ठीक है। तो वो तीन साइंटिस्ट कौन थे? डिवरीज, कॉरेन, शेरमार्क, सटन, मॉर्गन, ब्रिज, एवरी मैक्लिऑड, मैकार्टे, बर्टसन, पन्नेट एंड ब्रिज। देखिए, डिवरीज, कॉरेन एंड शेरमार्क ने इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी कंट्री में रहकर मेंडल के काम को रिडिस्कवर करा और उन्होंने बताया जो मेंडल ने काम करा था वो बिल्कुल सही है। तब जाके लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई, मेंडल कुछ करके गए हैं और मेंडल को माना गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड फॉर जेनेटिक रिसर्च। इनमें से कौन सा या फिर कौन से जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल हुए हैं? ऑप्शन ए पाइसम, ऑप्शन टू न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन थ्री इकोला। देखिए, पाइसम सटाइवम किसने यूज करा था? मेंडल ने। तो ये तो बच्चों को आ रहा होगा। न्यूरोस्पोरा क्रासस से भी एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल रिसर्च। अगर आपको क्लास 11 का टॉपिक किंगडम फंगाई याद आ रहा हो तो आपको याद आ जाएगा। ई कोलाई को तो बायोटेक में भी हम लोग सुन कितनी जगह यूज करा गया है। ओके। तो पाइथम भी हो गया, न्यूरोस्पोरा भी हो गया और इकोलाई भी हो गया। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज।
Next question is organism of pure line is that which produce individual of organism pure line का कौन सा है? ठीक है, वो जो कि अपने जैसे विच प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल ऑफ डोमिनेंट करेक्टर, या फिर विच प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ रिसेसिव करेक्टर, या फिर विच प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन करेक्टर, या फिर इंटरमीडिएट टाइप। द करेक्ट आंसर विल बी बेटा ऑफ इट्स ओन करेक्टर। अगर कोई डोमिनेंट प्योर लाइन का है, फॉर एग्जांपल इस प्योर लाइन का है, या फिर कोई रिसेसिव प्योर लाइन का है, इस प्योर लाइन का है, कैसे भी प्योर लाइन का हो, ठीक है, तो अगर वो प्योर लाइन का है तो वो अपने ही तरीके के इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, यानी कि इट विल प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ इट्स own character, homozygous dominant, either homozygous recessive. Okay. मेंडल इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। मेंडल अपने काम के लिए फेमस है, मगर काम करा किस पे था, किस पे काम करा जिसकी वजह से फेमस हो गया वो? आंसर है बेटा ऑप्शन ए में ही आंसर है, पाइसम। पाइसम सडाइवम पे उन्होंने काम करा था। हालांकि उन्होंने राजमा पे भी काम करा, हॉकवीट पे भी काम करा, मगर फेमस कौन से काम पे हुए? पाइसम सडाइवम पे। ड्रोसोफिला ऑनिथेरा, ड्रोसोफिला पे मॉर्गन ने काम करा था, ऑनिथेरा पे आपका डिवरीज ने काम करा, और न्यूरोस्पोरा पे तो बहुत लोगों ने काम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल वाज। मेन रीजन क्या है मेंडल की सक्सेस का? बहुत सारे रीजन थे, मगर मेन रीजन पूछ रहा है कि स्टडी ऑफ ऑल द करेक्टर एट द टाइम, स्टडी ऑफ वन करेक्टर एट वन टाइम, स्टडी ऑफ ऑल प्लांट एट द सेम टाइम, एंड काउंटिंग ऑफ प्लांट। सबसे बड़ा रीजन था कि उन्होंने एक ही करेक्टर को एक ही बार में स्टडी करा। एक साथ सारे करेक्टर लेने की वजह से आपके रिजल्ट जो होते हैं वो एक्यूरेट नहीं आते, मिक्सिंग ऑफ द रिजल्ट हो जाता है, तब आप बता नहीं पाते, आप समझ ही नहीं पाते आप बताएंगे क्या कि क्या एग्जैक्ट रिजल्ट आया है, कौन सा करेक्टर का रिजल्ट आया है, किसका देखूं। तो मेंडल ने सबसे अच्छी बात ये करी थी कि एक करेक्टर को एक बार में लिया। उनसे पहले जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे वो सारे प्लांट को एक साथ देख रहे थे, या फिर सारे करेक्टर को एक साथ देख रहे थे, और यहीं पर वो लूज कर। Alleles are, alleles क्या है? A pair of gene governing a specific character such as tallness or dwarfness, multiple form of genes governing eye character, gene present in allosome। देखो alternate form of a gene होता है, ये आपको पता होगा। Alleles क्या है? Alternate form of gene present on a loci on a chromosome, ठीक है। ये मान लीजिए एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, ठीक है। ये और ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे बेटा? एलील हो जाएंगे। ये और ये भी दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? एलील हो जाएंगे। सिमिलरली ये और ये भी दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? एलील हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कहलाते हैं आपके जीन, द एलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक। अब कुछ केसेस में क्या देखने को मिला है, जैसे इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के केस में आपके मल्टीपल एलील्स पाए जाते हैं, आई ए, आई वी एंड आई, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि यू कैन गेट मल्टीपल फॉर्म ऑफ अ जीन। सो एलील्स की करेक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? मल्टीपल फॉर्म ऑफ अ जीन कंट्रोलिंग a specific character or many character. It is not that gene can only control one character, a gene can control many character, like in case of प्लियोट्रॉपी। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर ए जा रहा होगा, बट बच्चा ए करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मल्टीपल फॉर्म ऑफ अ जीन्स। एन एलील इज सेट टू बी डोमिनेंट। एक एलील को डोमिनेंट कब कहोगे? ये आपका मेंडल ने बताया था कि फैक्टर इफ एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, है ना, इफ एनी एलील एक्सप्रेस इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन देन एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट। हालांकि वो होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर द एलील फॉर द टॉलनेस, ठीक है। तो ये एलील आपका टॉलनेस के लिए, तो प्लांटॉल आया। अब ये दो एलील हैं, वन इज फॉर द टॉलनेस एंड अदर फॉर द डॉफनेस, बट यहाँ पर एक्सप्रेस कौन सा हुआ? टॉलनेस वाला। तो दोनों कंडीशन में जो एक्सप्रेस हो जाएगा, है ना, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब वही डोमिनेंस दिखा रहा है। आप कोई सी कंडीशन रखते हैं, डोमिनेंस किसकी चल रही है? उस एलील की जो एक्सप्रेस हो रहा है। तो एन एलील विल बी सेड एज डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, इनमें से क्या करेक्ट सीक्वेंस है फॉलोइंग इवेंट का। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपके आई है 1902 में, ठीक है, प्रपोज करी थी बाय द सटन एंड बोवेरी। एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपका डिस्कवरी पूछ रहा है, डिस्कवरी हुई थी 1900 में बाय द शेमाक, कॉरेंस एंड डिवरीज। और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो बहुत लेट आया, मिड 90s में अगर आप देखेंगे तो आया है ये, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पे चला जाएगा, तो फर्स्ट पे हमारा हो गया 3, और फिर 1, फिर 2, तो सीक्वेंस ये रहेगा 1900, 1902 एंड देन लेटर। एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहेंगे, किस तरीके के जीन है, वो कहलाता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्या होमोजाइगस डोमिनेंट जीन्स हैं, क्या उसके पास हेट्रोजाइगस जीन है, क्या उसके पास होमोजाइगस रिसेसिव जीन है, तो जीन कौन से हैं। तो ये जो चीजें होती हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये सब क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप। फिनोटाइप बेटा मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जैसा दिख रहा है वो फिनोटाइप होगा। When a true breeding plant that has yellow seed is pollinated by a plant that has green seed and all the F1 plant have yellow seed, ठीक है, this means the allele for the yellow is, कह रहा true breeding plant है, यानी कि जो allele होंगे होमोजाइगस में होंगे, ठीक है, वो पॉलिनेट करा जाता है जिसके ग्रीन सीड हो, ठीक है। तो येलो सीड के साथ हमने क्या काम करा, क्रॉस कराया किसको, ग्रीन सीड को, सारी की सारी जनरेशन क्या आई, येलो आई। तो इसका मतलब जो जीन येलो के लिए है वो क्या है बेटा, डोमिनेंट, है ना, तभी तो सारे येलो आए। हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ क्रिएट हुई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगर मैं मान लूं, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो जीन एक्सप्रेस हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा आपका डोमिनेंट। अगर आपकी पहली जनरेशन में सब वो दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो करेक्टर डोमिनेंट है, तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an organism with two identical alleles for a given trait is, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास दो आइडेंटिकल एलील्स हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये कैपिटल टी और ये दूसरा एलील है इसके पास कैपिटल टी, ये आइडेंटिकल हो गया। स्मॉल ए ये भी आइडेंटिकल हो गए दोनों एलील, अगर मैं आगे एलील लिखूं, ये दोनों एलील है, ये दोनों एलील है, ठीक है। तो ये जो एलील हो गए ये कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके पास एलील हो कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो ये जो कंडीशन हुई ये कंडीशन कहलाई हेट्रोजाइगस। सवाल हमसे पूछा गया है जब दोनों एलील कैसे हो, आइडेंटिकल हो, तो क्या कहलाएगा बच्चे, होमोजाइगस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of gamete will be formed by the genotype RRY1, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन दी है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम टाइप ऑफ गैमीट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो टाइप्स ऑफ गैमीट्स में हम लगाएंगे टाइप्स ऑफ गैमीट इक्वल टू 2 की पावर n, और यहाँ n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। देख लेते हैं यहाँ पर हेट्रोजाइगस है कितने, हेट्रोजाइगस बेटा दो है, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 की पावर एन यानी कि 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो कितने तरीके का गैमेट बनाएगा, 4। तो ये तो हमें समझ में आएगा 4 तरीके गैमेट बनाएगा, और सारे ऑप्शन में हमें 4 दिया है। अब देखेंगे कैसे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिंपल है। इसको ले लो कैपिटल आर को एक बार किसके साथ जोड़ दो, कैपिटल वाई के साथ, तो एक गैमेट आ गया कैपिटल आर कैपिटल, फिर ले लो कैपिटल आर को इसका जोड़ दो स्मॉल वाई के साथ, तो एक गैमेट आ गया कैपिटल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली हम स्मॉल के साथ करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई देन स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऑप्शन आएगा आपका, और कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, वी विल गो विद द ऑप्शन ए, 4 तरह की गैमेट बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच जीनोटाइप कैरेक्टराइज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज
हेट्रोजाइगस फॉर टू जीन, देखो हेट्रोजाइगस फॉर टू जीन पूछ रहा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। हेट्रोजाइगस यानी कि टू जीन के लिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में जो हमारे पास है, इन द ऑप्शन ए इट इज होमोजाइगस, तो ये गलत हो गया। दिस इज हेट्रोजाइगस फॉर वन बट इट इज होमोजाइगस फॉर अनदर, होमोजाइगस फॉर बोथ, heterozygous for one and heterozygous for another, तो heterozygous for two gene correct answer होगा ऑप्शन डी। when heterozygous tall plant are self pollinated, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल, देन टॉल एंड डॉर्फ प्लांट ऑब्टेन, ठीक है भाई बिल्कुल सही बात है। टॉल एंड डॉर्फ प्लांट ऑब्टेन होंगे इन द रेशियो ऑफ 3:1, ओके 3:1। दिस एक्सप्लेन, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, सेग्रीगेशन लॉ, डिवीजन स्पोर्ट्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो डिवीजन स्पोर्ट तो बिल्कुल गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका जब आता है, जब डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए आए। हालांकि ये प्योरिटी ऑफ गैमीट है, मगर हम लोग जाएंगे किस पे, यूनिवर्सल लॉ पे, जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन लॉ। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एवरी एलील विल सेपरेट, ये कहलाता है लॉ कि इसीलिए हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में भले ही टॉल प्लांट हो, मगर जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो एक अलग चला जाएगा, एक दूसरे गैमेट में चला जाएगा। और यू कैन से कि no two gamete will show blending, they will recover as such in F2 generation, that is the most important law and it is universally applicable, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका सेग्रीगेशन लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mendel's principle of segregation was based on separation of alleles in a garden tree during, देखिए सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल बेस्ड था सेपरेशन ऑफ एलील्स में इन गार्डन ट्री कब, चलिए देखिए पॉलिनेशन के टाइम पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, या सीड फॉर्मेशन के टाइम पे, या फिर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। होता क्या है, मान लीजिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो हैं, ये आपके पास two pair of alleles है। Now this pair of allele will get separated during the formation of a sperm or the male gamete, okay, and this pair of allele will get separated the formation of ova, that is female gamete, ठीक है। तो when they are getting separate, the gamete formation occurring and the alleles are separating during the gamete formation, the correct answer will be gamete formation। In Mendelism the linkage was not absorbed due to, लिंकेज कहते हैं बच्चे, हालांकि इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जो हम डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद क्रोमोसोम की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, ठीक है। तो लिंकेज क्यों नहीं ऑब्जर्व हुआ, लिंकेज मैं बता दूं एक थोड़ा सा कि फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द जीन है, ठीक है। लिंकेज अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो लिंकेज ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंटली जीन्स या क्रोमोसोम तभी असॉर्ट होते हैं जब वो दूर दूर हो या डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो मेंडल लकी थे, मेंडल को लिंकेज नहीं ऑब्जर्व हुआ ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो करेक्ट आंसर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर जा रहा है कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो किसकी हेल्प से समझा सकते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, बोथ एंड नन ऑफ दिस। देखिए अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एवरी एलील विल गेट सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कब होता है गैमेट फॉर्मेशन, जब मियोसिस होता है, गैमेट फॉर्मेशन ऑलवेज ऑकर ड्यूरिंग द मियोसिस। और सटन एंड बोवेरी ने भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज करा था आफ्टर सीइंग द क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। तो हम भी लॉ ऑफ हेरिडिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ meiosis or by taking meiosis. A cross between homozygous recessive and heterozygous plant is called, heterozygous plant और homozygous recessive में अगर आप क्रॉस कराओगे तो वो क्या क्रॉस कराएगा, एक रहता है टेस्ट क्रॉस, इसको हम कहते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि टू नो द जीनोटाइप, टू नो जीनोटाइप, जीनोटाइप को जानने के लिए आपके प्लांट क्या होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है, प्रोजेनी, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस कराते हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया टेस्ट क्रॉस। ऑलराइट बच्चा, तो ये थे आपके बेसिक क्वेश्चन, ये आसान है, आसान आगे भी रहेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन एंड पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज. ऑलराइट, एंड if you want to have a session with us, you can click on the link given below. And if you want to solve these kind of question, you can download the app from the link given below. And if you like the lecture, please like and subscribe. Till then, bye bye. Take care.